कंप्लीट कर लिया बेटा? रफ कर दूं मैं? ठीक है, तो ये पार्ट मैं रफ कर रहा हूं बेटा। तो आपको एक दो बार रिवाइज करेंगे तो ये कलर्स याद हो जाएंगे, है ना? रिवाइज करना पड़ेगा, एक बार लिख के देख लेना तो कलर याद हो जाएंगे। थोड़ा सा 3 लाइन याद रखो तो ये 6 कलर तो आपको वैसे याद हो गए कि फैनी ग्रीन है, कोकर नीला है, मन को पिंक पसंद है, करेला क्रोमियम +3 वाला कैसा होता है, ग्रीन कलर का केमिकल रिएक्शन में, वायलेट होगा एक्वस में, ओनली एक्वस हो। देखो एक्वस दो तरह से हो सकता है, केमिकल रिएक्शन में बने और दूसरा हो सकता है केवल, ठीक है, केवल पानी में अगर कलर पूछा जाए तो दोनों में डिफरेंस है, एक वायलेट होता है और एक ग्रीन, और दोनों का केमिकल कॉम्पोजिशन भी अलग है बेटा। एक जगह 6 वाटर के मॉलिक्यूल सराउंड होते हैं, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है ना, दूसरी जगह 5 वाटर मॉलिक्यूल्स है और एक सल्फेट है, ठीक है। ओके, चलो तो मैं ये रफ कर रहा हूं। अब आप नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे हर साल एक ना एक क्वेश्चन आता ही है, ठीक है, और एनसीईआरटी में भी गिवन है बेटा ये टॉपिक। तो हेडिंग डालना आप, ट्रेंड्स इन M2M+2 स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ट्रेंड्स इन MM+2 स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ट्रेंड्स इन MM+2 स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। ओके, स्टैंडर्ड पोटेंशियल तो आपने अभी पढ़ लिया होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या होता है बेटा। तो जैसे मान लो कि, है ना, मैंने एक रिएक्शन ली कि मेटल सॉलिड से मुझे किस में आना है, मेटल प्लस, है ना, मान लो कि N या मेटल +2 एक्वस में आना है, ठीक है। तो इस रिएक्शन के लिए हम क्या कंपेयर करने वाले हैं बेटा, ई नॉट को, मेटल सॉलिड से मेटल +2 एक्वस के लिए ई नॉट को कंपेयर करने वाले हैं, क्या वैल्यूज होंगी, ठीक है। अच्छा, एनसीईआरटी में आप देखोगे तो उसमें क्या दिया हुआ है बेटा, M+2 से +M। मैंने कैसा बताया आपको, M से +2, ऐसा क्यों अपन कर रहे हैं, एक बात बताओ, जैसे कि भाई आयरन है तो आयरन Fe से Fe+2 पढ़ना आसान होगा कि +2, है ना, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा Fe में आ जाए। तो क्योंकि हम जानते हैं कि मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं तो इनके इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की टेंडेंसी होती है, अगर इनके इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की टेंडेंसी होगी तो हमारे लिए क्या पढ़ना आसान होगा बेटा, क्या स्टडी करना आसान होगा कि उनके हम कौन से पोटेंशियल पढ़ लें बेटा, है ना, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है। जब उनका क्या हो रहा होगा बेटा, ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, ठीक है, उनका ऑक्सीडेशन हो रहा होगा तो वो हमारे लिए इजी होगा। अच्छा, अब यहां से यहां तक पहुंचना है तो मैं क्या कह सकता हूं कि सबसे पहले तो हमें इसको मेटल गैस में लाना पड़ेगा। मेटल गैस में लाने के लिए कौन सी एनर्जी देनी पड़ेगी, तो सब्लिमेशन एनर्जी देनी पड़ेगी। मेटल गैस में लाने के लिए सब्लिमेशन एनर्जी देनी पड़ेगी।
फिर मुझे इसको मेटल +2 गैस में लाना है, तो यहां पर कौन सी एनर्जी यूज होगी, IE1 प्लस IE2, मतलब कि अल्टीमेटली आयनेशन एनर्जी को वर्क करना है। फिर अब जब ये एक्वस में गया तो यहां पर कौन सी एनर्जी यूज होगी बेटा, हाइड्रेशन एनर्जी। अच्छा, अब जो सब्लिमेशन एनर्जी है, बताओ मुझे सब्लिमेशन एनर्जी कौन सी एनर्जी होगी, रिक्वायर्ड होगी, ये भी रिक्वायर्ड होगी। और हाइड्रेशन एनर्जी कैसी एनर्जी होगी, रिलीज एनर्जी होगी, हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज एनर्जी होगी। इस रिएक्शन के लिए, इस रिएक्शन के स्पॉन्टेनियस होने के लिए डेल्टा जी कैसा होना चाहिए, नेगेटिव। इस रिएक्शन के स्पॉन्टेनियस होने के लिए डेल्टा जी कैसा होना चाहिए बेटा, नेगेटिव होना चाहिए। अच्छा, तो मैंने कहा कि अगर हमारी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है किससे, रिक्वायर्ड एनर्जी से, तो डेल्टा एच क्या हो जाएगा, डेल्टा एच हो जाएगा नेगेटिव, डेल्टा एच नेगेटिव। हम जानते हैं कि डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, तो अगर डेल्टा एच नेगेटिव होगा तो डेल्टा जी भी क्या हो जाएगा बेटा, नेगेटिव, डेल्टा जी नेगेटिव हो गया। अब क्योंकि आपने अभी अभी पढ़ा होगा डेल्टा जी इक्वल्स टू -NF E0 या E, पढ़ा ना ये फॉर्मूला, डेल्टा जी इक्वल टू -NFE। तो अगर डेल्टा जी नेगेटिव है तो E की वैल्यू कैसी होगी, E की वैल्यू पॉजिटिव होगी। जिस डेल्टा जी नेगेटिव के लिए E पॉजिटिव होता है, मतलब मैं बोलूंगा कि अगर डेल्टा जी नेगेटिव है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, या E पॉजिटिव है तब भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। तो इस रिएक्शन के अपने आप आगे आने के लिए जरूरी क्या है कि E0 की वैल्यू कैसी हो बेटा, पॉजिटिव हो, तभी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। तो अगर M से M+2 जाना है और E0 की वैल्यू पॉजिटिव है तो क्या प्रोसेस अपने आप होगा, M से M+2 जाना है और रिएक्शन है ना आपको स्पॉन्टेनियस बताना है, तो E0 की वैल्यू कैसी देखनी होगी हमें, पॉजिटिव, क्योंकि जिसके लिए E0 पॉजिटिव होगा उसके लिए डेल्टा जी नेगेटिव होगा। और अगर डेल्टा जी नेगेटिव है तो रिएक्शन कैसी होती है, स्पॉन्टेनियस होती है। मतलब अगर मैं बोलूं कि इफ E0 इज पॉजिटिव देन देखो हाइड्रेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन सब्लिमेशन प्लस आयनाइजेशन एनर्जी, या इफ E0 is negative then hydration energy is less than sublimation plus ionization energy। और अगर E0 नेगेटिव है मतलब डेल्टा H पॉजिटिव है तो डेल्टा G भी पॉजिटिव होगा, तो डेल्टा E0 इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगी, रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस, मतलब अपने आप तो ये रिएक्शन आगे नहीं जाएगी। तो हम M से +2 में जाने के लिए, एक्वस में जाने के लिए E0 की वैल्यूज को कंपेयर करेंगे। तो हमें ये रीड तो करते आना चाहिए ना कि कब हम इसको स्पॉन्टेनियस मानेंगे, कब नॉन स्पॉन्टेनियस मानेंगे। तो एक बस इतना सा पॉइंट समझना था क्या, कि जब E0 पॉजिटिव होगा तो वो रिएक्शन अपने आप होगी, M से +2 में जाने की टेंडेंसी होगी। और अगर E0 हमारा नेगेटिव हो गया तो वो अपने आप नहीं होगा, वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं होगा। क्लियर है? तो इतना नोट डाउन करें, फिर आगे हम कंटिन्यू करते हैं। बेटा इस पार्ट को नोट डाउन करें, समझ में आ गया ना, बहुत आसान सी चीज है। अगर आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में स्पॉन्टेनिटी को पढ़ लिया है ना, E0 के बारे में आपने स्टडी कर ली है, इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नोट डाउन करें, और कुछ डाउट हो तो बताओ इसमें। ये तो थर्मोडायनेमिक आपको फिजिकल में बहुत अच्छे से पढ़ते हो बेटा, है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। इन फॉर्मुलेज में डेल्टा जी इक्वल्स टू -NFE आपने रिसेंटली पढ़ा होगा, डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये आप 11th में पढ़ के आए हैं। हमें बस इतना सीखा कि इससे M+2 बनाने के लिए E0 पॉजिटिव होगा तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। ठीक है, E0 पॉजिटिव वैल्यू स्पॉन्टेनिटी को शो करती है।
अगर हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस जाएगी। अगर आयनेशन एनर्जी ज्यादा होगी, अगर आयनेशन एनर्जी ज्यादा होगी तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होने के चांसेस हैं बेटा, है ना। क्योंकि आयनाइजेशन बढ़ाने से किसी का आयनाइजेशन बढ़ेगा, आयनाइजेशन बढ़ेगा तो आप बताओ कि रिक्वायर्ड एनर्जी बढ़ रही है, रिक्वायर्ड एनर्जी बढ़ रही है, रिक्वायर्ड एनर्जी बढ़ेगी तो फिर, है ना, रिक्वायर्ड एनर्जी जब बढ़ेगी तो रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी कम होती जाएगी, मतलब प्लस से +2 में आने की टेंडेंसी कम हो जाएगी। हो गया, रफ कर दो बेटा, डन, चले, थैंक यू। ठीक है, तो मैं अब वैल्यूज लिख रहा हूं बेटा, m/m+2, है ना, E0 वैल्यूज। तो हम इस वैल्यू को, ट्रेंड को समझ लेते हैं, ठीक है, ठीक है, ये मुझे लिखनी पड़ेगी वैल्यूज। टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, ठीक है। E0 लिखा मैंने 1.63, 1.18, 0.90, 1.18, 0.44, 0.28, 0.25 और -0.34। अब तक तो कॉपर की आपको याद ही हो चुकी होगी वैल्यू, आयरन की याद हो चुकी होगी वैल्यू, क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे बेटा। यहां से यहां जा रहे हैं, अब इन वैल्यू को स्टडी करना है बेटा, बस वैल्यूज याद नहीं रखनी। मैंने भी देख के वैल्यूज लिखी है, लेकिन हमें ट्रेंड पता होना चाहिए, ऑर्डर पता होना चाहिए। क्या है बेटा, ऐसे हम जाते हैं तो हमने क्या पढ़ा था कि इन जनरल आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, एक दो एक्सेप्शंस को छोड़कर लेफ्ट टू राइट जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है। आयनाइजेशन एनर्जी कैसी एनर्जी है बेटा, रिक्वायर्ड एनर्जी है, रिक्वायर्ड एनर्जी है। तो जो रिक्वायर्ड एनर्जी अगर बढ़ रही है तो आप खुद बताइए कि रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी, +2 में आने की स्पॉन्टेनिटी क्या होगी, कम होगी। आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ी, रिक्वायर्ड एनर्जी बढ़ी, तो रिक्वायर्ड एनर्जी बढ़ने से जो रिलीज एनर्जी होगी वो कम हो जाएगी। इससे हम ये बोलेंगे कि रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी कम होनी चाहिए, +2 में आने की टेंडेंसी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, +2 में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी कम होनी चाहिए। तो आप खुद देखो यहाँ पर ये वैल्यूज क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। केवल एक एक्सेप्शन हटा दो, अगर हम केवल एक एक्सेप्शन को हटा दें तो आप देख लो इन जनरल क्या हो रही है टेंडेंसी। तो मैं बोल सकता हूं कि +2 फॉर्मेशन टेंडेंसी, +2 फॉर्मेशन टेंडेंसी डिक्रीजेस। आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ने से लेफ्ट टू राइट 3D सीरीज में +2 फॉर्मेशन टेंडेंसी
की सकती है। अच्छा, इसमें से कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो +2 फॉर्म नहीं करेगा अपने आप, जिसकी रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस हो? तो आप देख सकते हो कि कॉपर की जो ई नॉट की वैल्यू है वो नेगेटिव है। ई नॉट नेगेटिव मतलब डेल्टा जी पॉजिटिव होगा। अगर डेल्टा जी पॉजिटिव होगा तो कॉपर से कॉपर +2 नहीं जाएगा। ठीक है, ओके। अब समझते हैं एमएन का एक्सेप्शन बेटा, है ना। देखो जो एक्सेप्शन है ना, उसमें एमएन के लिए ये बढ़ कैसे गया, ये बढ़ कैसे गया। देखो हमें कहां से कहां जाना है बेटा, एमएन से mn+7 में जाना है। तो पहले mn+1 में आएंगे और फिर प्लस mn+2 में जाएंगे। तो यहां पर रिक्वायर्ड एनर्जी IE1 होगी। यहां कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है बेटा, 3d5 4s2। ओके, अब अगर मैंने mn से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया, अगर मैंने mn से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा बताइए। अगर मैंने mn से एक इलेक्ट्रॉन किया तो फिर आपके दिमाग में आएगा कि कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए 3d5 4s1, 3d5 4s1, जो कि गलत है। ऐसा क्यों बेटा, एनसीईआरटी को आप रीड करोगे यहां पर, तो एनसीईआरटी ऑक्सीडेशन स्टेट में एक पॉइंट लिखता है कि 3D सीरीज में या डी ब्लॉक में जितने भी यूनी पॉजिटिव होते हैं, यूनी पॉजिटिव, उनका कॉन्फ़िगरेशन D9 होता, DN होता है। यूनी पॉजिटिव का कॉन्फ़िगरेशन DN होता है, मतलब कि यहां पर जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो D6 होगा, ना कि 3d5 4s1। मतलब मैंने क्या बोला, यहां मैं पॉइंट बना के लिख देता हूं कि यूनी पॉजिटिव मतलब कि +1 ऑक्सीडेशन स्टेट का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो DN होगा। ऐसा क्यों हुआ, आप ऐसा समझो कि एक इलेक्ट्रॉन निकालने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम हुए तो Z इफेक्टिव बढ़ेगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से बाहर के इलेक्ट्रॉन को अंदर खींच लिया जाएगा। तो कभी भी DS1 कॉन्फ़िगरेशन नहीं होता यूनी पॉजिटिव का, हमेशा D9 कॉन्फ़िगरेशन होता है। ठीक है, तो क्या हुआ, D6 कॉन्फ़िगरेशन। अब D6 से बेटा हमें जाना है Mn+2 में। तो Mn+2 कैसा कॉन्फ़िगरेशन होगा, D5 मतलब कि, है ना, पांचों इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 5, पांचों इलेक्ट्रॉन्स, है ना, अनपेयर्ड होंगे और ये हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होगा, हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होगा। अब मुझे एक बात बताओ, IE1 लगा लेकिन IE2 की वैल्यू रिस्पेक्टिवली क्या होगी बेटा, कम होगी, क्योंकि D6 से D5 में आना है, हाफ फील्ड स्टेबिलिटी गेन करने वाले हैं, मतलब MN के मजे आने वाले हैं। क्यों, क्योंकि भाई उसको स्टेबिलिटी मिल रही है, हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन मिल रहा है, तो सडनली वो D5 में जाना चाहेगा, तो रिक्वायर्ड एनर्जी IE2 की जो वैल्यू होगी वो कम हो जाएगी IE1 की वैल्यू के कंपैरिजन। देखो IE1 और IE2 में IE2 तो ज्यादा होगा ही होगा, हमेशा सेकेंड एडिशन एनर्जी ज्यादा होती है, लेकिन दूसरे एलिमेंट्स के कंपैरिजन में MN की IE2 की वैल्यू कम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि D6 से D5 में आया हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन, इसलिए यहां पर इसकी वैल्यू लेस होगी। अब अगर रिक्वायर्ड एनर्जी कम हो गई तो रिलीज एनर्जी के रिस्पेक्ट में डेल्टा एच की वैल्यू चेंज होगी और यहां पर ई नॉट की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो बात समझ में आई कि Mn से Mn+2 में जाते हैं तो ई नॉट, है ना, काफी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है और ई नॉट की वैल्यू बढ़ जाती है, एक एक्सेप्शन है ये। तो ये समझ में आया क्यों, क्योंकि हाफ फील्ड, क्योंकि बेटा जैसे ही हाफ फील्ड होगा सारी सिमेट्री आ जाएगी और एक्सचेंज एनर्जी बढ़ जाएंगी, है ना। तो इस सिमेट्री की वजह से हाफ फील्ड ज्यादा स्टेबल होता है। हाफ फील्ड से ज्यादा स्टेबल कौन सा होता है बेटा, फुल फील्ड स्टेबल होता है। ठीक है, तो नोट करें आप इस चीज को कि यहां से +2 बनाने की टेंडेंसी कम होती है क्योंकि आयनेशन एनर्जी बढ़ती है, लेफ्ट टू राइट जाने पर आयनेशन एनर्जी बढ़ती है, +2 फॉर्मेशन टेंडेंसी डिक्रीज करती है, +2 फॉर्मेशन टेंडेंसी डिक्रीज करती है। जिसकी पॉजिटिव वैल्यू है वो +2 बनाएगा, जिसकी पॉजिटिव वैल्यू नहीं है, नेगेटिव है, उस वो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है, तो अपने आप नहीं बनाएगा बेटा। आप फैक्टर लगाओगे, आप सोर्स लगाओगे तो फिर हो जाएगा, लेकिन अपने आप पानी में नहीं बनाएगा। कैसे याद रखेंगे यार, रिएक्टिविटी सीरीज याद है ना, जितने एलिमेंट्स हाइड्रोजन के ऊपर है वो तो पानी में आयंस के फॉर्म में स्पॉन्टेनियस रिएक्शन करेंगे, लेकिन जिनकी रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से कम है वो स्पॉन्टेनियस नहीं होंगे। क्लियर है ना, हमने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी थी लेकर भारत सरकार का नाम मांगे अली मन से जान, है ना, कहीं ना फेंके सीडी कोई नीचे, सुनो पागल हो आज क्यों होगी और पिटाई या पार्टी। तो हाइड्रोजन के नीचे वाले जो हैं
वो हाइड्रोजन के जो नीचे वाले हैं वो है ना, उनके लिए इसका वैल्यू नेगेटिव होने वाली है। हाइड्रोजन के ऊपर जो है उनके लिए कैसी होगी बेटा, ये पॉजिटिव होगी। वैल्यूज याद नहीं रखनी है हमें, बस ट्रेंड याद रखना है। ट्रेंड क्वेश्चन मैं अभी बताऊंगा कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। क्या ये एक्सेप्शन क्लियर हुआ कि mn की जो एक इंक्रीमेंट आया, क्यों इंक्रीमेंट हुआ, ठीक है। चलो तो नोट डाउन कर लें इसको, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। जल्दी से कंप्लीट करें बेटा, फिर हम आगे प्रोसीड करते हैं इसको। सभी ने लिख लिया, कंप्लीटेड। चलो रफ कर दो ना। मैं फिर से कह रहा हूं, वैल्यूज याद नहीं रखनी है, केवल ट्रेंड याद रखना है। रीजन क्या है, आयनेशन एनर्जी की वैल्यू बढ़ती है, इसलिए +2 की फॉर्मेशन टेंडेंसी कम हो जाती है, तो वैल्यूज डिक्रीज करेंगे, ठीक है। अब आप इसमें सेकंड लिखना, ट्रेंड इन M+2/M+3 स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ट्रेंड्स इन M+2 से M+3 स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। एक्चुअल में ये जो पोटेंशियल की ट्रेंड है बेटा, इसमें देखो रेफरेंस चेंज हो गया, वो मेटल से +2 था, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट से +2, और ये कहां से कहां है बेटा, +2 से +3, रेफरेंस अलग है। क्लियर है, जो हम वैल्यूज कंपेयर करने वाले हैं ये +2 से +3 होगी, ठीक है। जैसे मैंने लिखा टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, है ना, आयरन, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, है ना, ओके। यहां तक होगी वैल्यूज। तो पहले तो मैं E0 की वैल्यूज लिख देता हूं इसकी, फिर हम उनको कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है। निकल नहीं लेंगे, +2 नहीं, +3 नहीं जाएगा, ठीक है। तो 0.37, कॉपर भी नहीं आएगा, जिंक भी नहीं आएगा। 0.26, ये एनसीईआरटी की वैल्यूज ही कॉपी कर रहा हूं मैं, तो है ना। 0.41 -1.57,
-0.77 -1.96। ठीक है, चलो बताओ बेटा क्या ट्रेंड देखने को मिल रहा है आपको। ऐसे जा रहे हैं हम, वैल्यूज, ये वाली वैल्यूज पॉजिटिव है और ये वाली वैल्यूज नेगेटिव है। मतलब कि इनके तो +2 से +3 में आने की ज्यादा टेंडेंसी होगी, बट ये अपने आप +2 से +3 में नहीं जाएंगे, रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। ठीक है, क्या ये पॉइंट क्लियर है? अब अगर आप देखो वैल्यूज को, तो यहां से यहां पर ये डिक्रीज हुई है, डिक्रीजेस, बट फिर ये बढ़ गई, इंक्रीजेस। मतलब ये एक एक्सेप्शन है, ठीक है ना। फिर क्या हुई है बेटा, डिक्रीज करी है, देखो यहां से डिक्रीज करी है, फिर यहां पर ये इंक्रीज कर गई, इंक्रीजेस, और फिर डिक्रीज करी है। तो अगर मैं ये 2 पॉइंट हटा दूं क्रोमियम और एफई के, तो ओवरऑल क्या है बेटा, ओवरऑल क्या है कि +3 फॉर्मेशन टेंडेंसी डिक्रीजेस। क्यों? क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी तो बढ़ेगी ना, तो वही फैक्टर है कि +3 फॉर्मेशन जो +2 से +3 में जाने की टेंडेंसी होगी बेटा, वो कम होगी क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ रही है। ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी के बढ़ने से, आयनाइजेशन एनर्जी के बढ़ने से +2 के फॉर्मेशन की टेंडेंसी, +2 से +3 के फॉर्मेशन की टेंडेंसी कम होगी। लेकिन 2 एक्सेप्शन आए, एक तो क्रोमियम का और एक आयरन का। देखो बेटा, एक्सेप्शन में आयरन वाला तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, है ना। क्या? आयरन में Fe+2 था, Fe+2 का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा बेटा, 3d6 होगा, और मुझे इसको किस में लेके आना है, Fe+3 में। तो कैसा हो गया बेटा, 3d5, मतलब हाफ फिल्ड है, और हाफ फिल्ड है तो ज्यादा स्टेबिलिटी मिलेगी। तो यहां पर जो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू होगी वो लेस होगी, क्योंकि स्टेबिलिटी गेन करने वाला है। तो यहां पर एक इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा इसके E0 की वैल्यू में, है नेगेटिव, +2 ज्यादा स्टेबल है +3 के कंपैरिजन में, लेकिन फिर भी ये आयनाइजेशन एनर्जी थोड़ी सी कम होगी, तो यहां पर कुछ इंक्रीमेंट दिखा Mn के कंपैरिजन में। क्या ये चीज क्लियर है? अब हम दूसरे पॉइंट पे आते हैं, देखो समझो दूसरा पॉइंट क्या है। दूसरा पॉइंट क्या है कि क्रोमियम +2 पर है और हमें जाना है क्रोमियम +3 में। क्रोमियम +2 का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा बेटा, देखो 3d5 4s1, 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल दीजिए तो 3d4 कॉन्फ़िगरेशन होगा, और ये 3d3 पे चला गया, तो इसको हम बोलते हैं T2G हाफ फिल्ड, T2G हाफ फिल्ड। एक्चुअल में अब ये T2G हाफ फील्ड क्या है, तो अभी मैंने आपको बताया था कि जो स्प्लिटिंग होगी उसमें 2 ऑर्बिटल्स बनेंगे बेटा, एक T2G और EG। T2G कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 3, dxy dyz dxz, और EG कितने होते हैं, 2, dx² y² और dz²। तो आप यहां ध्यान दीजिए कि जब इसकी स्प्लिटिंग हुई तो स्प्लिटिंग में यहां पर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, 4, 1 2 3 4। जब मैंने एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया तो केवल 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, और ये कॉन्फ़िगरेशन क्या कहलाता है बेटा, T2G हाफ फील्ड, T2G हाफ फील्ड। अच्छा, अब एक चीज याद रखना कि T2G हाफ फील्ड D5 से भी ज्यादा स्टेबल है, T2G हाफ फील्ड D5 से भी ज्यादा स्टेबल है। ऐसा क्यों? देखो बेटा, यहां पर स्प्लिटिंग हुई तो एक एनर्जी यूज होती है, स्प्लिटिंग एनर्जी, जो कि इन दोनों के बीच का एनर्जी गैप है। अगर मैं यहां से भी इलेक्ट्रॉन हटा दूं तो ये एनर्जी भी हमें नहीं देनी पड़ेगी, मतलब कि केवल T2G ऑर्बिटल रहेगा। तो D5 से ज्यादा स्टेबल वाटर में कौन है, T2G हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स। मतलब कि क्रोमियम +2 से +3 में आया तो T2G हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन मिला, मतलब स्टेबिलिटी मिली। मतलब मैं ये बोलूंगा कि इसके लिए भी आयनेशन एनर्जी की वैल्यू कैसी होगी, लेस होगी।
तो इसके लिए भी रिएक्शन आसानी से फॉरवर्ड जाएगी। तो यहां पर एक इंक्रीमेंट देखने को मिलता है। तो क्रोमियम में एक्सेप्शन आता है, इंक्रीमेंट मिलता है, और आयरन में इंक्रीमेंट मिलता है। आयरन का इंक्रीमेंट D5 की वजह से, हाफ फील्ड की वजह से, और क्रोमियम का T2G हाफ फील्ड की वजह से। तो बेटा एक पॉइंट अब मैं यहां लिखूंगा, आप मुझे बताओ कि किसका +2 ज्यादा स्टेबल है +3 के कंपैरिजन में। आप ही स्टेटमेंट बताएं, किसका +2 ज्यादा स्टेबल है +3 के कंपैरिजन में, और किसका +3 ज्यादा स्टेबल है +2 के कंपैरिजन में। E0 की वैल्यू देख के आपको आंसर करना है। हाँ देखो, मैं बोलूंगा अगर Mn, Fe और CO, तो इसके लिए क्या बोलेंगे आप कि +2 इज मोर, यहां लिख देता हूं मैं, +2 इज मोर स्टेबल देन +3। और अगर मैं लिखूं टाइटेनियम, वेनेडियम एंड क्रोमियम, तो मैं लिखूंगा +3 इज मोर स्टेबल देन +2। +3 इज मोर स्टेबल देन +2। नोट डाउन करें। ये बाद में नोट बना के लिख लेना, है ना। MnFeCO में +2 इज मोर स्टेबल देन +3, एंड TiCV और Cr में +3 इज मोर स्टेबल देन +2। अच्छा देखो, आपके लिए जाना पहचाना क्रोमियम का कौन सा है, +3 है ना, तो क्रोमियम का +3 ज्यादा स्टेबल होता है। और Mn का जाना पहचाना कौन सा है, +2 है। +7 से Mn किस में आता है, +2 में आता है, इसलिए Mn के लिए +2 ज्यादा स्टेबल है। तो कुछ नहीं करना, यहाँ बॉर्डर लाइन खींच देना, यहाँ वालों के लिए +2 ज्यादा स्टेबल, यहाँ वालों के लिए +3 ज्यादा स्टेबल। ठीक है, ये डिफरेंस हो गया। वैल्यूज याद नहीं रखनी बेटा, वैल्यू वैल्यू कुछ याद नहीं रखनी। नोट डाउन करें बेटा जल्दी। ओके, तो हमने ये सीखा कि D5 कॉन्फ़िगरेशन हाफ फील्ड ज्यादा स्टेबल होता है, लेकिन उससे भी ज्यादा वाटर में T2G हाफ फील्ड होता है, क्योंकि जब भी कोई लिगेंड होगा तो स्प्लिटिंग होगी। तो स्प्लिटिंग में D5 में भी एनर्जी का गैप आ गया, जिसको हम बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, CFSE। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ेंगे, CFSE क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी को भी बचाना है अगर, तो अगर आप T2G हाफ फील्ड रखोगे तो और ज्यादा स्टेबल होगा बेटा, क्योंकि वो एनर्जी गैप
वाली हमें एनर्जी नहीं, देखो यहाँ पर जो एनर्जी गैप है, तो इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ तक ले जाने के लिए जो एनर्जी गैप है वो भी एनर्जी देनी पड़ेगी, तो वो भी बचेगी, मतलब कि स्टेबिलिटी ज्यादा, जितनी कम एनर्जी उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। तो T2G हाफ फील्ड इज मोर स्टेबल, है ना। लेकिन T2G हाफ फील्ड कब बनेगा, जब कोई लिगेंड होगा, तो कब बनेगा, वाटर में, है ना, वाटर में ही बन पाएगा, जब कोई न्यूक्लियोफाइल हो जो उसको स्प्लिट करे। अगर डी ऑर्बिटल्स डी जनरेट हैं तो फिर CFAC का कोई रोल नहीं रहता, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी नहीं आएगी, ठीक है। तो क्योंकि अब भाई ये एक्वस में बनाया था ना अपन ने, तो पानी तो है ना, तो आपके पास लिगेंड अवेलेबल है, वाटर अवेलेबल है, क्लियर। इस तरह को जेई एडवांस में, इससे लास्ट चीज जो बताई मैंने, इससे क्वेश्चन आ चुका है, तो उसी को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। कंप्लीटेड, रफ कर दूं बेटा। चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 करिए CRQ का, एक बार आप रीड कर लो बेटा और थोड़ा सा सोचो, है ना। क्वेश्चन नंबर 8 CRQ, why is Cr2 plus reducing and Mn3 plus oxidizing when both have D4 configuration? Why is Cr2 plus reducing and Mn3 plus oxidizing when both have D4 configuration? दोनों का D4 configuration है, फिर भी Cr2 प्लस रिड्यूसिंग है और Mn3 प्लस ऑक्सीडाइजिंग है, ऐसा क्यों? क्या हम Cr2 प्लस ये D4 कॉन्फ़िगरेशन के साथ है, तो इसको Cr3 प्लस में लेके जाएंगे, Cr3 प्लस T2G3 कॉन्फ़िगरेशन है, और एक इलेक्ट्रॉन को ये लूज करेगा, बताइए। तो मुझे एक बात बताओ, ये किसकी तरह वेव करेगा बेटा, इसका खुद का ऑक्सीडेशन हुआ तो ये वेव करेगा एक रिड्यूसिंग एजेंट के जैसे। कॉपर के लिए +3 ज्यादा स्टेबल है, तो +2 से +3 में गया तो ये किसके जैसे वेव करेगा, एक रिड्यूसिंग एजेंट के जैसे। अब मैंने Mn+3 लिया, है ना, और ये किस में जाएगा, +2 में जाएगा। अच्छा, ये D4 है और D4 से D5 हाफ फील्ड, D5 हाफ फील्ड, D5 हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है, तो Mn+3 से +2 में जाने की टेंडेंसी ज्यादा है, Mn का +2 ज्यादा स्टेबल है, मतलब कि इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया तो ये किसकी तरह काम करेगा, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसे वर्क करेगा, ठीक है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर एक काम करते हैं कि इसको आयनाइजेशन एनर्जी देते हैं और Mn+4 में ले आते हैं, तो ये T2G हाफ फील्ड हो जाएगा। और जैसा कि आपने बताया कि T2G हाफ फील्ड D5 से ज्यादा स्टेबल होता है, तो इसको भी फिर रिड्यूसिंग एजेंट होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। ऐसा क्यों नहीं होता बेटा, एक बात बताओ, क्या Mn+2 से +3 अपने आप जा रहा था? नहीं, क्योंकि उसका E0 की वैल्यू आ रही थी नेगेटिव। जो +2 से +3 अपने आप नहीं जा रहा, वो +3 से +4 कैसे जाएगा, क्योंकि +3 से +4 में हमें एक और आई देनी पड़ेगी, तो रिक्वायर्ड एनर्जी की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। मतलब ये +3 से +4 ना जाके एक इलेक्ट्रॉन गेन करके +2 में आ जाएगा। अगर +2 में आएगा तो इसका खुद का क्या होगा, रिडक्शन होगा। इसका खुद का रिडक्शन होगा तो ये किसकी तरह वर्क करेगा, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसे वर्क करेगा। और यहां पर इसका क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन हो रहा था बेटा, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तब ये किसकी जैसे वर्क कर रहा है, ये रिड्यूसिंग एजेंट के जैसे वर्क कर रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि दोनों के कॉन्फ़िगरेशन D4 है, लेकिन क्रोमियम+2 एक रिड्यूसिंग एजेंट है और Mn+3 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि Mn का +2 ज्यादा स्टेबल है
और क्रोमियम का +3 ज्यादा स्टेबल है। तो क्रोमियम इलेक्ट्रॉन लूज करना पसंद करता है और Mn इलेक्ट्रॉन गेन करना पसंद करता है। इसको आप E0 की वैल्यूज के बेसिस पे भी बता सकते हैं। क्लियर है? तो ये नोट कर लें, ये नोट कर लें T2G3, ठीक है, इस चीज को आप नोट कर लें। ये आयनेशन एनर्जी को मैंने कट किया था, ये प्रोसेस पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। बताइए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, विच इज स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट Cr2+ और Fe2+ एंड वाई? विच इज स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट Cr2+ और Fe2+? Cr2+, है ना। देखो Cr2+ एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन को लूज करके Cr3+ बनाएगा, लेकिन ये T2G हाफ फील्ड गेन करेगा। Fe2+ Fe3+ में कन्वर्ट होगा, ये भी एक रिड्यूसिंग, दोनों क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। तो Fe3+, लेकिन ये D5 है। अब मैंने बोला था स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है, T2G हाफ फील्ड की। किससे ज्यादा है, किससे ज्यादा है, D5 से, है ना। तो आप क्या बता सकते हैं कि रिड्यूसिंग पावर, रिड्यूसिंग पावर, ठीक है, किसकी ज्यादा होगी, Cr2+ की ज्यादा होगी Fe2+। यार एक बात बताओ, Fe2+ की जो +3 में जाने की टेंडेंसी थी वो तो नॉन स्पॉन्टेनियस थी, क्योंकि उसके E0 की वैल्यू तो नेगेटिव आई थी। जबकि क्रोमियम की +2 से +3 में जाने की टेंडेंसी वो कैसी थी, स्पॉन्टेनियस थी, क्योंकि उसके E0 की वैल्यू कैसी थी, पॉजिटिव थी। तो E0 की वैल्यू से भी आप बता सकते हो, ठीक है। Fe के लिए 0.44 होती है ना बेटा, नहीं नहीं यहां पर नहीं, यहां पर नहीं, +2 से +3 में वैल्यू क्या थी Fe के लिए, -0.77, -0.77। मैं वैल्यू भी लिख देता हूं अगर आपके लिए, देखो यहां पर E0 कितना है, +0.41, और यहां पर E0 कितना है, -0.77। तो ये तो नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, जाने की टेंडेंसी नहीं होगी। क्लियर हो गई बात। तो इसलिए रिड्यूसिंग पावर Cr2+ की ज्यादा होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, which of the following is paramagnetic as well as colored ion? Cu plus, Cu2 plus, Sc3 plus, Ti4 plus। ये तो कर सकते हो आसानी के साथ, बताओ आंसर्स आप बताएंगे। क्वेश्चन में रिपीट कर रहा हूं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक एज वेल एज कलर्ड आयन? विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक मतलब D1 से D9 चाहिए, D10 और D0 नहीं होना चाहिए, और कलर्ड भी हो। Cu+ किसका कॉन्फ़िगरेशन होगा बेटा, D10। Cu+2 D9 होगा, ये D0 होगा, और ये भी D0 होगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक एज वेल एज कलर्ड, आंसर हो जाएगा बी, पैरामैग्नेटिक है प्लस ब्लू कलर का होता है, सही है, पैरामैग्नेटिक है प्लस ब्लू कलर का होगा बेटा। ठीक है, नोट डाउन करें। क्या मैं क्वेश्चन नंबर 8 रफ कर दूं बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 रफ कर दूं, नोट कर लिया होगा आपने।